सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। आज का विषय है शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ। ये विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आज की कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। पहले के 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो शिक्षण विधियाँ जो है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण विधियाँ जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या-क्या है? सबसे पहले तो बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, नंबर 1 जिसको लार्ज ग्रुप मेथड्स कहते हैं। फिर है लघु समूह शिक्षण विधियाँ, जिसको स्मॉल ग्रुप मेथड कहते हैं, ये 2 नंबर पे। तीसरा नंबर है निजीकृत शिक्षण विधियाँ या इंडिविजुअलाइज़्ड मेथड्स कहते हैं। और और एक बात आपको ध्यान रखना है कि बड़े समूहों की शिक्षण विधियाँ इस ये जो है अध्यापक केंद्रित पद्धति होते हैं, अध्यापक केंद्रित विधियाँ होती है। और जो लघु समूह शिक्षण विधियाँ है, वो मिश्रित पद्धतियाँ या मिक्स्ड मेथड्स होते हैं। मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यदि आपको बोले कि मिश्रित विधियाँ इनमें से कौन है, तो भी आपको लघु समूह शिक्षण विधियाँ ही बतानी है। और फिर है कि निजीकृत शिक्षण विधियाँ ही शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ होती है। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले अध्यापक केंद्रित विधियाँ कौन-कौन से हैं? वो है कि व्याख्यान विधियाँ या लेक्चर मेथड। व्याख्यान मतलब है कि जैसे बड़े से हॉल में सामने से कोई गण्य-मान्य व्यक्ति व्याख्यान करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो उसी को व्याख्यान विधियाँ कहते हैं। फिर दूसरा है कि व्याख्यान एवं प्रयोग दर्शन विधियाँ, जिसको लेक्चर एंड डेमोंस्ट्रेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्याख्यान के साथ-साथ मान लो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन लेक्चर देने के साथ-साथ यदि पीछे पीपीटी भी चलाते हैं, तो पीपीटी के थ्रू डेमो होता है और सामने से वो व्यक्ति व्याख्यान करता है, तो उसी को कहते हैं व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधियाँ। क्योंकि प्रदर्शन मतलब देखा जाता है। फिर तीसरा है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। पूरे टीम को टीच करना या कुछ सिखाना। फिर आगे है चौथा टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। तो टेलीविज़न मान लो कि प्रोजेक्टर वगैरह, वीडियो वगैरह कुछ चलाया गया जो कुछ शिक्षाएँ देती हो, ऐसा कुछ। तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे बड़े ग्रुप के सामने वो चलाया जा सकता है। मतलब उसके सामने जो बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। इसीलिए इसको इसको क्या बोला गया है? बड़े समूह, देख रहे हैं? बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ ये सब है ना? जो अध्यापक केंद्रित है। फिर 5वाँ है समीक्षा नीति, रिव्यू स्ट्रैटेजी। समीक्षा नीति क्या होती है कि किसी चीज़ की समीक्षा की जाती है, जैसे रिव्यू इसको हम कह सकते हैं। मतलब है कि जैसे पूरे स्कूल का रिव्यू किया जाता है, फिर जितने भी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाए हैं, तो बच्चों से पूछ-पूछ करके रिव्यू लिया जाता है कि कौन बढ़िया पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, किसमें सुधार होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस तरह से इसको समीक्षा नीति कहते हैं। फिर छठा है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी अध्यापक केंद्रित अथवा बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ है। फिर आगे चलते हैं मिश्रित पद्धति या विधियाँ, जिसको लघु समूह शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो लघु समूह मतलब उसमें कम बच्चे होंगे, कम छात्र जिस शिक्षण विधि में होते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन, समूह परिचर्चा। ग्रुप डिस्कशन कम लोगों में ही सबसे अच्छा होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा लोग लेकर ग्रुप डिस्कशन करने लगेंगे, तो उसमें केवल टाइम ही वेस्ट होता है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, है ना? तो समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन इसके अंतर्गत आता है। फिर संगोष्ठी या सेमिनार, सेमिनार भी बहुत कम थोड़े लोगों में हो जाता है। फिर तीसरा है पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन, है ना? तो ये भी पैनल डिस्कशन का अर्थ है कि इसमें जो समसामयिक विषय है, जो अभी करंट जो टॉपिक चल रहा है, उन्हीं टॉपिक किसी एक टॉपिक को लेकर के कुछ चर्चाएँ करना, कुछ विचार रखना, तो उसको पैनल चर्चा करते हैं। और इसमें हर एक मतलब सामने वाले का भी विचार सुना जाता है और खुद को भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपना विचार रख सकते हो, हर किसी को मौका मिलता है यहाँ पे। फिर चौथा है मस्तिष्क झंझावाती या ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको रचनात्मकता मतलब इसमें नए-नए विचार
या विचार मंथन किया जाता है, इसमें नए-नए विचार उजागर किया जाता है। ऐसे ही परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, फिर अनुवीक्षण विधि ट्यूटोरियल्स, फिर है केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन, और 8वां है रोल प्लेइंग, और 9वां है प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सारे के सारे जो है लघु समूहों की शिक्षण विधियाँ हैं, और इसको मिश्रित पद्धतियाँ या मिश्रित विधियाँ भी कहते हैं, और ये 9 है जो सबसे ज़्यादा है, और जो बड़े समूहों की शिक्षण विधि है वो केवल 6 ही थे। अब आगे चलते हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ या निजीकृत शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले आएगा सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य। हाथ से जो कार्य किया जाता है, असाइनमेंट असाइनमेंट हम लिख कर ही करते हैं, हाथ से लिख लिख के, तो इसीलिए इसका हिंदी में नाम है अभिहस्तांकित कार्य। और आगे है कार्यक्रम अनुदेश या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, है ना, ये भी। फिर तीसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर असाइनमेंट लर्निंग। फिर चौथा है परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो। पांचवा है ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगम, इसमें भी शिक्षार्थी केंद्रित ये होता है ना। और छठा है सतत अनुकरण या सिमुलेशन। सातवां है अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। आठवां है ऐतिहासिक खोज विधि या डिस्कवरी मेथड। इन सब मेथड में, आठ तक इन मेथड में, इसमें शिक्षार्थी केंद्र में होते हैं। और दूसरा है कि ये जो है निजीकृत शिक्षण विधियाँ होती है। तो अब जो है कुछ इनमें से जो मुख्य मुख्य विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको पढ़ के आगे निकल जाना है। देखो, व्याख्यान विधि के लाभ और सीमाएं, मतलब दोष, ये दो चीज़ें आप यदि स्वयं भी थोड़ा सा वो करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको स्वयं ही मिल जाएगा। तो व्याख्यान विधि में दोष क्या है कि इसमें छात्र निष्कर्ष रहते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है जो गण्यमान्य, वही केवल अपने स्टेज से बोलते जाते हैं, लेकिन छात्र इसमें बिल्कुल निष्कर्ष होता है। एक तरह से दो तरफा संचार नहीं होता है, मतलब है कि छात्र शिक्षक भी बोले और फिर छात्र को संख्या हो तो छात्र भी तुरंत बोल पाए, ऐसा व्याख्यान विधि में बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि, इसके भी कुछ लाभ है और कुछ लॉस भी है। फिर आगे समूह शिक्षण पद्धति, मतलब एक साथ बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारे छात्रों को एक साथ सिखाना, तो इसमें भी लाभ तो है ही है, लेकिन लॉस भी है। देखो, ये विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये इसका लॉस है कि सभी विषयों को पढ़ाने में हम उपयोगी नहीं है, कुछ-कुछ विषय ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन लाभ क्या है? लाभ ये है कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, और एक साथ, मतलब कम समय में बड़े समूहों को कुछ बताया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं। आगे एक शब्द आता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये क्या होता है? तो आप 2-3 लाइन में समझिए इसको। ये एक तरह से, मतलब अध्यापक के लिए प्रशिक्षण होता है। तो माइक्रो टीचिंग कब होता है? एक तरह से माइक्रो टीचिंग अध्यापकों का ही होता है, जो शिक्षक होता है उसी का होता है। तो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले टीचर जो है, टीचर को सिखाया जाता है कि आपको क्लास में इस तरह से ब्लैक बोर्ड में लिखना है, चॉक इस तरह से पकड़ना है। छात्रों को किसी भी विषय को वर्णन करने से पहले, उसके पहले उसको प्रस्तावना देनी होती है, और थोड़ा भूमिका निर्माण करना होता है। उसके बाद फिर आपको सीधा अपने विषय पे आना होता है, डायरेक्ट विषय पे आना नहीं चाहिए। और छात्र यदि नहीं समझ पाते तो उसको किस तरह से नए-नए उदाहरण दे करके हमको समझाना चाहिए। ये सब सारा जब अध्यापक को सिखा दिया जाता है, लेकिन अध्यापक अभी केवल सीखा है, तो उसको उस, मतलब हूबहू पालन कैसे करते हैं, ना करते हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते। तो जब उसी अध्यापक को एक किसी कक्षा में भेजा जाता है, और पीछे जो बड़े, जो अनुभवी है अध्यापक बैठे रहते हैं उसको देखने के लिए कि आप कैसे, जो कुछ आपको सिखाया गया, क्या आप उसको हूबहू पालन करते हैं, नहीं करते हैं, या कितना सरलता से करते हैं। तो जब एक टीचर स्वयं जाकर के कक्षा में सारे नियमों का पालन करते हैं, और जो कुछ सीखा उस सब का पालन करते हुए कक्षा को समाप्त करते हैं, तो उसी टीचिंग को कहते हैं माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। और आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा है सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। मतलब आपने जो कौशल सीखा उसमें पारंगत होने के लिए आपको कक्षा में जाकर जो बताना है, सिखाना है, तो उसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। आगे चलते हैं टेलीविज़न।
तो टेलीविज़न के लाभ है, बिल्कुल लाभ है और इसके दोष भी है। दोष ये है कि इसमें द्विमार्गीय नहीं है, मतलब है कि अ, ट सामने से कुछ बोले शिक्षक, लेकिन छात्र को कुछ शंकाएँ हुई उसके अंदर, तो वो तुरंत-तुरंत जो है पूछ नहीं सकता, इसलिए द्विमार्गीय नहीं है, तो इसीलिए ये इसका दोष है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है समीक्षा नीति में बता ही दिया है कि क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, क्या-क्या त्रुटियाँ हैं, क्या कुछ सुधार होना चाहिए। इन सब की चर्चा जब हम करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उसी को समीक्षा नीति कहते हैं। फिर प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको सुकृति विधि भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको नोट डाउन करना है। फिर आता है लघु समूह की शिक्षण विधियाँ। उसमें क्या ग्रुप डिस्कशन सबको पता है। फिर इसके लाभ भी है और लॉस भी है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं संगोष्ठी सेमिनार। सेमिनार में क्या है कि हम जितने भी शोधार्थी है वो अपना पत्र वाचन करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो उसका ये लाभ है। लेकिन लॉस क्या है कि इसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हर एक को मतलब हर एक अपना अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए इसमें बहुत समय लग जाता है और मतलब कभी कभी मानसिक तनाव का भी कारण बन जाता है। फिर पैनल डिस्कशन, देखो पैनल डिस्कशन सीधी बात है, इसमें 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है और ये जो है ना आप देख सकते हैं इसमें इसमें विचार-विमर्श किया जाता है और विभिन्न पहलुओं पर बात किए जाते हैं। जो वर्तमान में पहलू विषय चल रहे हैं, तो उन पहलुओं पर ही चर्चा की जाती है। फिर है मस्तिष्क झंझावाती या विप्लव विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको विचार मंथन विधि भी कहते हैं, है ना? इसमें क्या होता है, इसमें नए-नए विचार किया जाता है और एक तरह से चिंतन को विकसित करती है ये वाला और उनमें विश्लेषण, संश्लेषण, निरूपण का कौशल पैदा करती है ये विप्लव विधि, है ना? फिर है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ये जॉन डेवी के शिष्य किलपेट्रिक जो है इस विधि के मुख्य स्थापक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किलपेट्रिक जो है परियोजना विधि के संस्थापक हैं। फिर है ट्यूटोरियल विधि या अनुशिक्षण विधि। तो ये क्या है, आपको बताते हैं। जी देखो, इसके जो लाभ क्या है, इसमें छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर तुरंत-तुरंत सजेशन भी लिया जाता है कि आपको कोई वीडियो में दिक्कत हुई तो तुरंत आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका उत्तर भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें इसके दोष क्या है, सीमाएँ क्या हैं कि प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो, तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल है और काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी-लंबी बनते हैं। मतलब लाइव वीडियो बहुत लंबी-लंबी होती है। फिर प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी, इसमें छोटे-छोटे विषयों पर अध्ययन किया जाता है कि ए, ये क्या है, कैसे हो आया, क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या चुनौती है, इत्यादि का मतलब पूरा अध्ययन किया जाता है छोटे-छोटे विषय पर। तो उसको केस स्टडी कहते हैं। फिर है रोल प्लेइंग, तो इसका भी लाभ है दो और दोष है। लेकिन आपको सबसे मुख्य बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि रोल प्लेइंग जो है किसके अंतर्गत आता है? क्या बड़े समूहों के, क्या छोटे समूहों की विधियाँ में है, क्या मिश्रित समूहों के हैं या क्या अध्यापक केंद्रित ये शिक्षण विधियाँ है? क्या ये शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ है या मिश्रित विधियाँ है? तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है उसमें पेपर में पूछा जाता है। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या विधियाँ, ये सब असाइनमेंट का, क्योंकि असाइनमेंट में शिक्षार्थी को ही असाइनमेंट लिख-लिख के बनाना होता है, दूसरा कोई बनाएगा नहीं, है ना? और फिर देखो इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मान लो कि कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ऊपर से आया है कि आपको ऐसा-ऐसा करना है, मतलब इस पेपर को पास करने के लिए, तो आपको शिक्षार्थी को स्वयं करना पड़ता है, तो इसीलिए शिक्षार्थी केंद्रित है ये, है ना? तो उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण, मान लो कंप्यूटर बेस्ड कोई टीचिंग है, आपको कुछ कंप्यूटर के थ्रू सीखना है, तो आपको स्वयं कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, स्वयं उस पे सब कुछ अपना आईडी पासवर्ड डाल के स्वयं सीखना पड़ेगा, है ना? तो या कोडिंग कोडिंग ये सब स्वयं कर के सीखना पड़ेगा आपको।
फिर है इंटरैक्टिव वीडियो। तो जब संवादात्मक कोई वीडियो होता है तो उसमें क्या है, शिक्षक भी कुछ बोलते हैं लेकिन छात्रों से भी सुना जाता है, भाई तुम बताओ सही से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर ओपन लर्निंग में भी शिक्षार्थी केंद्रित होता है। हाँ। फिर है सतत अनुकरण, इसमें भी शिक्षार्थी केंद्रित होता है। और फिर अनुमानी या अन्वेषण विधि, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर आर्मस्ट्रंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये अनुमानी या अन्वेषण विधि जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रंग इसके प्रतिपादक हैं। इसको जांच की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है ऐतिहासिक खोज विधि, ये भी उसी से मिलता जुलता है। अब एक आता है विभेदित अनुदेश जिसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना। और दूसरा है कि मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इस शब्द को, विभेदित अनुदेश क्या है। तो ये एक शिक्षण की गतिशील और सक्रिय विधि है। ठीक है, ये शिक्षण की एक विधि है। और इस विधि में क्या होता है, शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजनाओं और तरीकों का उपयोग करते हैं। तो योजनाएं और तरीकों का उपयोग किया जाता है। यह विधि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों का संयोजन है। तो विभेदित जो अनुदेश है, ये तीनों का वो है, संयोजन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत समूहों के संयोजन, तीनों का जो है संयोग कौन सा वो है शिक्षण विधि है, तो विभेदित अनुदेश है। इसमें गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा मात्रात्मक पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि मात्रात्मक पहलुओं का अधिक महत्व है। और ये विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण। और ये विधि छात्र केंद्रित होती है। तो छात्र केंद्रित भी ये विधि होती है। और इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। ठीक है। तो ये होगा विभेदित अनुदेश। इसमें छात्र केंद्रित ये विधि होती है। और लेकिन ये विधि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत समूहों का भी संयोजन है। ठीक है ना। मतलब आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मात्रात्मक पहलू इसमें होती है, ये विधि छात्र केंद्रित होती है, और बड़े लघु व्यक्तिगत समूह का संयोजन होता है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग, इसको भी समझते हैं। ये अमेरिका से आया हुआ है, अमेरिका में इसका उद्गम है। इसकी कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। ठीक है। और मिश्रित मतलब समझ रहे हो कि मिश्रण, किसी चीज़ का मिश्रण। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष परंपरागत आमने सामने के शिक्षण से जोड़ा जाता है। मतलब है कि जो हम कक्षा में आमने सामने की शिक्षा आदान प्रदान करते हैं, उसमें जब हम ऑनलाइन शिक्षण को भी जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग। तो आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। और आज की कक्षा यहीं तक। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।